व्हाट आर एनएफटी? एनएफटी क्या होता है और इतना लोग पागलों की तरह एनएफटी बाय और सेल क्यों कर रहे हैं? जैक डॉर्सी, फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर, जिसने अपना पहला ट्वीट बेच डाला $2.9 मिलियन में, जो कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 21 करोड़ होता है इंडियन रुपी में। और ये पहला ऐसा केस नहीं है। मार्च 2021 में इस इमेज को खरीदा गया एक ऑक्शन में, जिसका प्राइस है $69.3 मिलियन एनएफटी को यूज करके। और अभी इसी वीक की बात है जहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज सेंड किया गया, मैरी क्रिसमस, वाज सोल्ड फॉर 107,000 यूरोज, लगभग 1 करोड़ रुपए में। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले एनएफटी होता क्या है और ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, और साथ में क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन से इसका रिलेशन क्या है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू इट। NFT, जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है समझने के लिए, फंजिबल एंड टोकन। तो पहले फंजिबल को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में फंजिबल एसेट उसको बोलते हैं जिसका यूनिट को चेंज रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपए है जिसको आप 2 50 रुपए के साथ चेंज कर सकते हो, या फिर 2 50 रुपए है उसको आप 100 रुपए के साथ चेंज कर सकते हो, लेकिन टोटल यूनिट वैल्यू आपका 100 ही रहेगा, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अपने आप में यूनिक है, उसको आप किसी दूसरे चीजों के साथ चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि चार मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, या फिर कुछ भी ऐसा जो यूनिक है जिसको आप किसी और चीजों के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, आप इन चीजों का फोटो ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये वर्ल्ड वाइड में एक ही रहेगा। तो अगर थोड़ा सा और आसान भाषा में बात करें, ऐसा कुछ भी जो कि अपने आप में यूनिक है और नॉन रिप्लेसेबल है, यानी कि नॉन फंजिबल है। सरप्राइजिंगली इसलिए नॉन फंजिबल चीजों की वैल्यू फंजिबल चीजों से ज्यादा है। अब बात करते हैं टोकन क्या है, व्हाट इज टोकन। तो टोकन को सही तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझना होगा। ब्लॉकचेन को समझने से टोकन को समझना आसान हो जाएगा। तो व्हाट इज अ ब्लॉकचेन नाउ? तो अगर ब्लॉकचेन को एकदम सरल भाषा में बोले तो ब्लॉकचेन इज सिंपली अ पब्लिक लेजर, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक एग्जांपल से समझने की। मान लो मैं किराना स्टोर पे जाता हूँ या कोई भी स्टोर जाता हूँ और वहां से मुझे कुछ सामान खरीद लेता हूँ। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो मैं किराना स्टोर जाता हूँ और एक 100 रुपए का 2 kg शुगर खरीद लेता हूँ, और इसका पेमेंट मैं ऑनलाइन करता हूँ किसी भी ऐप को यूज करके। मैंने सिर्फ स्कैन किया या नंबर डाला और 100 रुपए आपको ट्रांसफर हो गए आपके अकाउंट में। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कितना सिंपल था, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हुआ। जब मैंने 100 रुपए एंटर करके स्कैन या नंबर के थ्रू ट्रांसफर किया, तब बैंक ने चेक किया कि क्या मेरे पास 100 रुपए है इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए मेरे खाते में। तो अगर 100 रुपए है तो ये 100 रुपए आपके बैंक के खाते में चले गए, और वहां आपके बैंक ने कंफर्म किया कि आपको 100 रुपया मिला है मेरे तरफ से। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सबका रिकॉर्ड बैंकों के पास होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, ये है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, जिसपे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, AKA गवर्नमेंट बॉडी है, जिसके पास पूरा कंट्रोल है मनी की सप्लाई से लेकर के डीमोनेटाइज तक, एंड फुल पावर देता है मोर मनी प्रिंट करने की। तो जितना ज्यादा मनी प्रिंट होगा उतना ज्यादा आपके पास जो पैसे है उसकी वैल्यू कम होगी। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन क्यों ज्यादातर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, बिकॉज ये टोटली डिसेंट्रलाइज है एंड मनी सप्लाई लिमिटेड है। एंड ऑल्सो देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे क्रिप्टो को लेकर लोग पॉजिटिव है, और एक कंट्री है एल सल्वाडोर नाम की जिसने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर भी बना लिया। तो इसी सेंट्रलाइज सिस्टम के अगेंस्ट पे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस ट्रांजैक्शन कर सके किसी के साथ भी बिना कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई मिडिल मैन के। एंड तब जाकर के एक रिजल्ट सामने आया, एंड वो था ब्लॉकचेन बाय सतोशी नाकामोटो। अब जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा वो बैंक में नहीं होगा, पब्लिक लेजर में होगा, ऑन द इंटरनेट। फिर से आते हैं अपने सेम एग्जांपल पे। इस बार मैं 100 टोकन लेकर के गया 2 kg चीनी खरीदने के लिए, और यहाँ पे जो टोकन बस एक नेम है एंड एक्ट करता है एज अ करेंसी इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जब मैंने 100 टोकन का ट्रांजैक्शन किया, तब यहाँ सबसे पहले फुल पब्लिक लेजर में चेक किया गया कि क्या मेरे पास 100 टोकन है इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। अगर नहीं है तो डिक्लाइन हो जाएगा एंड उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा पब्लिकली। एंड अगर 100 टोकन है तो सेम चीज होगा कि किराना स्टोर वाले को मिल जाएगा 100 टोकन, एंड उसके बाद भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा जिसको कोई भी डिलीट या मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, और वो हमेशा के लिए रहेगा। एंड इसी पब्लिक लेजर का प्रूफ है कि जो आज तक का जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज करके बाय सतोशी नाकामोटो,
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने बताया आपको कि 100 टोकन का ट्रांजैक्शन हुआ जो कि पब्लिक लेजर में चेक करता है, लेकिन इस चीज को चेक कौन करेगा? मेन क्वेश्चन ये है। इस चीज को चेक करने के लिए कि मेरे पास 100 टोकन है या नहीं, तो ये काम होता है वर्ल्ड वाइड हजारों लाखों कंप्यूटर्स जो कि कंटिन्यूअसली चेक करेंगे कि ये वैलिड ट्रांजैक्शन है या नहीं, और ये पूरा ऑनलाइन होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन। ये पूरा एक छोटा सा समराइज किया मैंने कंसेप्ट आपको बताने के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन या पब्लिक लेजर का क्या रोल है इस एनएफटी में जो कि करोड़ों में बाय एंड सेल हो रहा है, राइट? तो फिर से आते हैं अपने एग्जांपल पे, बट दिस टाइम डिजिटल एग्जांपल पे बात करेंगे। मान लो मुझे एक वीडियो क्लिप या फिर एक स्पेसिफिक इमेज या फिर एक पोस्टर कार्ड, कुछ भी जो डिजिटल फॉर्म में हो एंड यूनिक हो अपने आप में, और मैं इसको बेचना चाहता हूँ आपको, एंड आप इसको खरीदना चाहते हो मुझसे, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपको इसका ओनरशिप मिल गया है? तो यहाँ पे एनएफटी आपको किसी भी डिजिटल फाइल को ओन करने में हेल्प करता है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनएफटी। एनएफटी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एनी डिजिटल आइटम्स। ये बिल्कुल सेम है जैसे रियल लाइफ में होता है कि आप किसी चीज को बाय करने के लिए पैसे देते हो एंड वो चीज आपका हो जाता है हमेशा के लिए। बट फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों एनएफटी को खरीदें? हम लोग तो सिंपली इंटरनेट को यूज करके किसी भी चीज को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने पास, राइट? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो एक वीडियो क्लिप है 2007 की जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, एंड जिसके पास ये ओरिजिनल रिकॉर्डेड क्लिप है वो इसको सेल करना चाह रहा है। अब अगर आप या हम में से कोई भी उस क्लिप को खरीदना चाहता है, जो कि रेयर है, तो ये हमेशा से देखा गया है कि अगर कोई चीज लिमिटेड सप्लाई में है तो उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहता है। तभी तो पूरा आर्ट इंडस्ट्री इसी पे चलता है कि कुछ अमीर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस पेंटिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंड लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं टू गेट डिस्प्लेड दैट रेयर थिंग इन देयर हाउसेस। एंड ये एक ऐसा प्लीजिंग तरीका है जहां से आप प्रूव करते हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है, एंड कोई भी अगर चाहे जितनी भी डुप्लीकेट बना ले, लेकिन फिर भी आप राइटफुल ओनर नहीं बन सकते। आप अपने आसपास की फिजिकल चीजों को ही देख लो, जैसे कि नाइकी के शूज को ही देख लो, कितना डुप्लीकेसी है, एंड जितना ज्यादा डुप्लीकेसी होगा उतना ज्यादा मार्केट में उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी। बट मेरा बिल्कुल भी ये नहीं कहना है कि आप इस पे इन्वेस्ट करो, एनएफटी बाय और सेल करो। अभी अगर मैं अपने बारे बताऊं तो मैं अभी सिर्फ एक कॉर्नर सीट में बैठ करके इस पूरे टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया सुनने में थोड़ा सा अच्छा ही लगा होगा, बट हर एक चीज का नेगेटिव रोल होता है, क्योंकि मोस्टली एनएफटी इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, जहां पे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स 24 घंटे पूरे साल कंटिन्यूअसली रन करते हैं। एंड आज के टाइम पे एक इथेरियम का ट्रांजैक्शन पे 228 किलोवाट का एनर्जी कंजप्शन होता है, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे। मतलब देखा जाए तो इंडिया में एक दिन का कंजप्शन एक एवरेज घर में 10 यूनिट का होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कंसेप्ट को अच्छे से समझना ही होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रहने वाली है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना किसी मिडिल मैन के पॉसिबल हो सकता है। ऑथेंटिसिटी, ओनरशिप कितना आसान और लेजिट हो जाएगा, एंड पब्लिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रहेगा। फिर कोई झगड़ी वाली बात ही नहीं रहेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरा है या इसका ओनर मैं हूँ या इसका ओनर मैं हूँ, क्योंकि पब्लिक लेजर में रहेगा, हर कोई उसको चेक कर सकता है, लेकिन कोई भी उसको मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता। फिलहाल एनएफटी में बस इतना ही है अभी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई क्वेश्चन रहता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको एनएफटी के बारे में क्या लगता है। वीडियो को यहीं पेन करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।